Hello everyone, welcome to Rohit Chakravarti Biology. I am excited to learn biology with you. I hope you all are doing great. My name is Rohit Chakravarti and I am welcoming you to this channel for study biology. In this lecture, we will learn structural organization animals, lecture number 5, in which we will discuss about the compound epithelium. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉलमनार, क्यूबॉइडल, स्क्वामस और ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया था, जो कि सिंपल एपिथेलियम के टाइप थे। अब हमें पढ़ना है कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ने के लिए हम सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालकर मेंशन कर देता हूँ मैं, कंपाउंड एपिथेलियम। What is the work of compound epithelium? Why it is found in our body? तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है, हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ये जो होती है ये मल्टी लेयर्ड होती है। जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने ड्रॉ कर ली, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जैसे ये शेड कर दिया मैंने येलो कलर से, इसको मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे। इट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इसके बारे में। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये सीक्रेटेड बाय नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, जो कि सीक्रेटेड होती है एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग, जो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ना, वो भी इसको सीक्रेट करता है। अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है ये, और जो ये ऊपर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये कंपाउंड एपिथेलियम है। ये कंपाउंड एपिथेलियम है जिसमें सेल्स जो हैं वो लेयर वाइज अरेंज होती है। सेल्स की लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जो कि वर्क करती हैं एक साथ। ये और भी हो सकती हैं, ये मैं यहाँ पे इनका न्यूक्लियस बना देता हूँ। इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो ये जो है कंपाउंड एपिथेलियम, ये मल्टी सेल्यूलर लेयर होती है सेल्स की, जो कि कंपाउंड एपिथेलियम कहलाती है। ये इसके बारे में थोड़ा लिखता हूँ। मल्टी सेल्यूलर लेयर होती है, मल्टी सेल्यूलर कैसी लेयर होती है? मल्टी सेल्यूलर लेयर होती है। और क्या होता है इसके बारे में? इसके दो टाइप होते हैं। एक तो ये इसको दो टाइप में ऐसे बांटते हैं कि अगर इसके ऊपर ये जो है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा। एक ऐसा जो स्ट्रेच हो सकता है, ट्रांजिशनल, और एक ऐसा जो स्ट्रेच नहीं हो सकता, उसको स्ट्रेटिफाइड बोला। तो ये मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा आगे कि इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज, पहला क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल। स्ट्रेच होने के चक्कर में इसको ट्रांजिशनल बोला, जो स्ट्रेस आउट हो सके। ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ये कंपाउंड एपिथेलियम है जो कि स्ट्रेच आउट हो सकती है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा स्ट्रेचिंग। और एक होती है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जो होती है स्ट्रेच नहीं हो सकती, यानी स्ट्रेस हैंडल तो कर सकती है पर ये स्ट्रेच नहीं हो सकती। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। अब चूंकि ये मल्टी लेयर्ड है, ये जो एपिथेलियम है कंपाउंड एपिथेलियम, ये मल्टी लेयर्ड है, इसलिए इसके काम भी मल्टी लेयर वाले होंगे। पहले तो ये हेल्प करती है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू हेल्प इन प्रोटेक्शन। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी हेल्प होती है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। तो क्योंकि मल्टी लेयर्ड है तो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। और ये जो है लेयर्स ऑफ सेल,
लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, सेल्स मेकिंग, ये जो लेयर्स ऑफ सेल है ये क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं कंपाउंड एपिथेलियम। शॉर्ट में ही लिख दिया जिससे आप समझ सकें। तो सीधे से बात है, कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हमें गिने चुके 2 से 4 पॉइंट ही याद रखने हैं। पहला, आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। पहला, इसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम और इसका काम है प्रोटेक्शन करना, क्योंकि मल्टी लेयर्ड है तो ये प्रोटेक्शन में काम करेगी। दूसरा, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि प्रोटेक्शन में ज्यादा काम कर रही है तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में कम काम करेगी। जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होते हैं चीजों का, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम कर रही थी तो ये कम उसमें काम करेगी। सेम हम सिंपल एपिथेलियम के लिए बोल सकते हैं कि जब बात आती है सिंपल एपिथेलियम की तो प्रोटेक्शन में लेस काम करती है और सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में ज्यादा काम करती है। जब बात आ जाती है सिंपल में सीलिएटेड की तो इसका मेन जो फंक्शन है वो हो जाता है मूवमेंट में। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी सेलुलर लेयर होती है जो कि कंपाउंड इसीलिए उसको बोलते हैं। इट हैज 2 टाइप, उसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप हमने पढ़ा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेच हो सकती है, इसको लिख देंगे स्ट्रेचेबल है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूंगा। ये स्ट्रेचेबल हो जाती है और जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है ये स्ट्रेचेबल नहीं हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस वाली स्लाइड में हमने कंपाउंड एपिथेलियम को 2 पार्ट्स में बांट लिया। पहला पार्ट हमने रखा ट्रांजिशनल और सेकेंड पार्ट हमने रखा स्ट्रेटिफाइड। ये जो स्ट्रेटिफाइड है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। केराटिन जो प्रोटीन होता है उसकी डिपोजिशन के अकॉर्डिंग, अगर केराटिन प्रोटीन पाया जाएगा इसके ऊपर तो ये क्रेटिनाइज्ड हो जाएगी, जैसे कि हमारी स्किन जो कि ड्राई होती है। और अगर इस पे क्रेटिन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो ये नॉन क्रेटिनाइज्ड हो जाएगी, जैसे कि हमारे मुंह की जो बकल कैविटी होती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ऐसा। ठीक है, तो आ जाते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल को ना ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे ऐसे मार्क करके लिख देता हूँ, ऑल्सो कॉल्ड यूरोथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? यूरोथेलियम। जब बात आती है यूरोथेलियम की तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको ही यूरोथेलियम बोला जाता है। यूरोथेलियम, यूरोथेलियम, यूरोथेलियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है तो उसमें ये पाई जाती है। ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ये मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, सिंपल सा डायग्राम रहेगा। ये यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है और मल्टी लेयर्ड होती है। मैं इसकी और सारी लेयर्स भी बनाता हूँ। ये ऐसे ऐसे अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है, अलग अलग लेयर्स ये उसकी हो जाएंगी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, माने ये स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच आउट हो सकती है। जब भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर खाली होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है तो ये इसका स्पेस घेर लेती है, पर जैसे जैसे इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन एंटर होता है, ये सेल का न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं, तो जैसे जैसे इसके अंदर यूरिन एंटर होगा, ये जो स्पेस है ये खुलता जाएगा। तो जब इसमें यूरिन इकट्ठा होने लगता है तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाती है और बहुत ज़्यादा पतली लेयर में कवर कर लेती है। ऐसे ये कवर कर रही है, ये यहाँ पे यूरिन भर चुका है तो ये जो स्पेस है उसको कम कर देगी। यूरिन भर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो ये स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा। तो ये एक्सपेंड हो गई यहाँ पे क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंड कर जाती हैं ये। यहाँ पे न्यूक्लियस है इन सब के बीच में,
अब मैंने डिटेल में न्यूक्लियस नहीं बनाया, आप समझ जाना न्यूक्लियस इनके बीच में है। ऐसे सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको यूरोथेलियम बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाती है, और ये इसका मेन जो एग्जांपल है वो है यूरिनरी ब्लैडर। जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमें एकदम पंच सा आता है कि नहीं, बाथरूम जाना है जाना है जाना है, तो वो जो स्ट्रेच होती है, जब ये स्ट्रेच आउट हो जाएगी, पूरी तरीके से फैल जाएगी, तो हमारे जो प्रेशर आएगा हमको, और हमको बाथरूम के लिए जाने के लिए फोर्स करेगा कि हमें यूरिनेट करने के लिए जाना चाहिए, ऐसा। तो जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, उस पर प्रेशर क्रिएट करती है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिससे हमको पता रहता है कि अब हमको यूरिन डिस आउट यानी निकालने के लिए जाना है। अब स्ट्रेटिफाइड को क्रिएटिन प्रेजेंट होगा, क्रिएटिन ऐसे कर देते हैं, क्रिएटिन या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर क्रिएटिन प्रेजेंट है स्ट्रेटिफाइड में तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्किन, मेन एग्जाम्पल इसका स्किन ही है। पर अगर एब्सेंट होगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, और हमारे सॉफ्ट पार्ट्स, ठीक है। तो ETC लेते हैं, ठीक। तो वहां पे क्या हो जाएगा, बक्कल कैविटी एक्सेट्रा। और इसको यूरोथेलियम तो इसलिए बोला क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सेल जंक्शंस के बारे में, तो जिसमें मेनली हमको 3 प्रकार के जंक्शंस के बारे में पढ़ना है, टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शंस। जंक्शंस होते तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स भी होते हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अभी हम सिर्फ ये 3 प्रकार के जंक्शंस को पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।